वेलकम स्टूडेंट्स। आज बेटा हम लोग पढ़ाई करेंगे प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल के बारे में। किसके बारे में पहले पढ़ाई करेंगे बेटा? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल में देखो, सबसे पहले मैंने ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज बनाया है। दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे। ये क्या बना हुआ है बेटा? एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। अब जब ये समबाहु त्रिभुज बना हुआ है तो इसकी जो प्रत्येक भुजा है, वो प्रत्येक भुजा की लंबाई आपकी ए होगी। प्रत्येक भुजा की लंबाई हमने यहाँ पे ए दी है और इसका इंटीरियर एंगल 60 डिग्री दिया है। देखो बेटा, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 60, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में जो आपका कोण होता है वो 60 अंश का होता है। अब आप जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि जो आपका कोण है, एंगल है, उसका यूनिट क्या होता है? डिग्री होता है। डिग्री होता है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, 9th में, 10th में, 6, 7, 8 में डिग्री में 30 डिग्री कोण मेजर किया होगा, 60 डिग्री कोण मेजर किया होगा। लेकिन अब देखो बेटा, यहाँ पे हमने कोण को कुछ अलग यूनिट में भी मेजर किया जाता है, जिसके लिए हमें आगे की फिजिक्स बहुत ही आसान लगने लगती है, आगे की राह आसान हो जाती है। तो जो अगर हम कोण को रेडियन में मेज़र करें, किस में करें बेटा? रेडियन में। तो रेडियन में कोण को मेज़र करने के लिए क्या करना होता है? सबसे पहले उसकी एक यूनिट है, मान लीजिए कोण की यूनिट क्या है? रेडियन होती है, जिसको हम जो अगर अच्छे से समझ लें तो हमारे आगे की फ़िज़िक्स या मैथमेटिक्स जो भी है वो बहुत ही आसान हो जाएगी। तो हमने देखो बेटा यहाँ पे क्या दिया है, एक सर्कल बनाया। क्या बनाया बेटा? एक सर्कल बनाया। अब इस सर्कल में, सर्कल के देखो क्या है, ये एक रेडियस ये दिया है, रेडियस आर, ये भी एक रेडियस आर हो जाएगा। ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है बेटा? थीटा बना रहा। आपको दिखाई दे रहा होगा ये एंगल सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? थीटा बना रहा। और ये आर्क है एस। ये क्या है बेटा? आर्क। आर्क मीन चाप। यहाँ चाप कितना लगा हुआ है? एस। और इसकी रेडियस कितनी? आर। तो एंगल जो अगर हम लिखें तो एंगल का फार्मूला रेडियन में लिखने के लिए क्या होता है बेटा? आर्क बाई रेडियस। क्या होता है? आर्क बाई रेडियस। एंगल निकालने के लिए क्या होता है बेटा? आर्क बाई रेडियस। आर्क कितनी है? ये चाप कितना है? चाप देखो बेटा एस है। रेडियस कितनी है? आर है। तो थीटा एस बाई आर रेडियन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बेटा? एस बाई। जब भी आप कोई वृत्त का, सर्कल का चाप के थ्रू उसके सेंटर पे कितना एंगल बनेगा निकालना होगा तो चाप बटे त्रिज्या करेंगे, और आंसर किस में होगा? रेडियन में। कहीं कहीं इसको आर ए डी रेड के नाम से भी लिखा हुआ मिलेगा। रेडियन लिखो या आर ए डी रेड यूनिट लिखें। अब डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो यहाँ पे देखो मैंने बेटा दिखाया है 60 डिग्री को रेडियन में कैसे करेंगे। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पहले से ये पाई टाइप बना हुआ है, पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और 180 से डिवाइड करेंगे। पाई से मीन रेडियन कहते हैं इसको। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 180 से डिवाइड करें तो इसको कैंसिल करें तो 63 जा 180, तो ये कितना हो जाएगा? पाई बाई 3 रेडियन। तो जो अगर डिग्री को आपको बेटा रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई से मल्टीप्लाई करो, 180 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? पाई बाई 3 रेडियन। सिमिलरली एक मैंने और किया है, 90 डिग्री को रेडियन में बनाना हो तो 90 लिखेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड किससे करेंगे? 180 से। तो 90 पाई बाई 180, 90 2 जा 180, पाई बाई 2 रेडियन हो गया। अब रेडियन मतलब एंगल मीज़र कैसे करते हैं? मान लो ये कोई आदमी ये खड़ा हुआ है, लड़का या आदमी या कोई पेड़ है, कुछ भी आप मान सकते हैं। यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है या एक लड़का खड़ा हुआ है या एक आदमी खड़ा हुआ है, तो और इस आप आँखों से, मान लीजिए आप आँखों से देखते हैं तो ये जो इसका हेड है वो, और इसके जो आपके पैर होंगे या जो फुट होगा वो भी आपके ये आइज़ हैं, आँख पे एक एंगल बनाएगा अल्फ़ा। कितना एंगल बनाएगा बेटा? अल्फ़ा। अब इस अल्फ़ा एंगल की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सबसे पहले क्या करना होता है, फिर से समझ लीजिए, एक आदमी है, ये बेटा हेड है, ये इसका टेल क्या है? फुट कह सकते हैं, पैर कह सकते हैं, और ये कोई दूसरा अनदर पर्सन या दूसरा आदमी देख रहा है, तो इसका जो अगर हम यहाँ से एंगल मीज़रमेंट करें तो उसका हेड और टेल ना कह सकते, फुट कह दें, तो फुट एक क्या बनाएगा बेटा? एक एंगल बनाएगा अल्फ़ा। अभी एंगल की वैल्यू कैसे मीज़र करेंगे, अल्फ़ा कैसे मीज़र करेंगे? तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा? एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं? देखो ये सर्कल बनाया है हमने। क्या बनाया? एक सर्कल बनाया।
एक सर्कल ड्रॉ किया जाएगा। अब जब ये सर्कल ड्रॉ किया जाएगा तो फिर ये जो ये लाइन है इसको एक्सटेंड कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, इसको यहाँ बढ़ा दिया, ये वाली नीचे वाली लाइन क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ पे सर्कल का एक चाप कट रहा, आर्क कट रही नहीं कट रही, ये आर्क बन रहा। ये आर्क की लेंथ कितनी है बेटा, एस डैश, आपको दिखाई दे रही होगी। आर्क की लेंथ कितनी है, एस डैश, और यहाँ से ये आँख है और ये आर्क तक की जो एक सर्कल का जो रेडियस है वो कितना, आर डैश। तो इस एंगल अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फ़ा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क कितनी है बेटा, एस डैश, रेडियस कितनी है, आर डैश। तो एंगल कितना हो जाएगा बेटा, आर्क अपॉन रेडियस एस डैश अपॉन आर डैश। फिर से समझ लीजिए, एक आदमी है, दूसरे पर्सन के ऊपर कितना एंगल बनाएगा, तो उसकी आंखों से देखेगा तो उसका हेड मतलब सिर और उसके पैरों को आंखों से एक लाइन से जोड़ता हुआ माना जाए, तो जो अल्फ़ा एंगल होगा वो अल्फ़ा एंगल पहले बना लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब इन लाइंस को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। एक्सटेंड करने पे जो सर्कल का चाप होगा, आर्क होगी, वो एस डैश, और जो रेडियस होगी वो पूरी आर डैश। एंगल आपका निकल आएगा, अल्फ़ा इक्वल टू एस डैश अपॉन आर डैश, सिंपल। अब बेटा कंप्लीट एंगल कैसे, तो अगर हम कहें दें पूरे सर्कल का चाप कितना होगा, कंप्लीट एंगल निकालना हो तो पूरा सर्कल कितना होता है बेटा, जो रेडियस आर है तो पूरा सर्कल कितना होगा, पूरा सर्कल होगा 2 पाई आर। पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है बेटा, 2 पाई आर। रेडियस आर है तो कंप्लीट एंगल कितना होता है, 2 पाई आर अपॉन रेडियस कितनी आर, आर कैंसिल हो जाए तो 2 पाई रेडियन। जो अगर कंप्लीट सर्कल के थ्रू सेंटर पे कितना एंगल बनेगा बेटा, कंप्लीट सर्कल के थ्रू सर्कल पे कितना, पूरा सरकमफेरेंस चाप लिया जाएगा 2 पाई आर, और रेडियस आर, आर डिवाइड हो जाएगा, 2 पाई रेडियन निकल आएगा। तो ये आप प्लेन एंगल के बारे में पहले से भी जानते थे कि एंगल कैसे होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपको ऑलरेडी मालूम था। उसी तरह जैसे एंगल होता है बेटा प्लेन एंगल, उसी तरह सॉलिड एंगल भी डिफाइन किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, सॉलिड एंगल। अब जैसे यहाँ पे एक आदमी था, एक लीनियर एलिमेंट था, लीनियर एलिमेंट, जो अगर ये लीनियर एलिमेंट ना हो, आपका कोई दीवाल है, मान लीजिए दीवाल, कमरे में, जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं ये उस कमरे की दीवाल है। ये एक लाइन ये है बेटा, ये एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन है, और आपकी आप आँखों से यहाँ से देखते तो कमरे का हर कोना आपकी आँख पे एक एंगल बनाएगा। जैसे इस कोने को देखें कॉर्नर, तो ये कॉर्नर यहाँ से मिला दें, इस कॉर्नर को देखें तो इस कॉर्नर को मिला दें बेटा, इस कॉर्नर को देखें तो इस कॉर्नर को मिला दें, इस कॉर्नर को देखें तो इस कॉर्नर, तो यहाँ पे ये हर कॉर्नर आँख पे एक एंगल बना रहा। लेकिन ये पूरा दीवार का सरफेस यहाँ पे कोण ना बना करके, एंगल ना बना करके बेटा क्या बनाता है, घन कोण बनाता है। क्या बनाता है, घन कोण बनाता है, सॉलिड एंगल बनाता है। क्या बनाता है बेटा, घन कोण या सॉलिड एंगल। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए उसमें क्या करना होता था, सर्कल ड्रॉ करना होता था। इसमें आपको बेटा ये स्फीयर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, स्फीयर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, स्फीयर। तो जैसे हमने यहाँ पे ये लाइन एक्सटेंड की थी, स्फीयर से मिलाया था, उसी तरह ये जो आपका दीवार है इसका प्रोजेक्शन एरिया आगे बढ़ा करके सर्कल पे ड्रॉ करेंगे। ये जहाँ जो लाइन खींची हुई है, ये लाइन आगे बढ़ा दिया, ये इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, इस लाइन को आगे बढ़ा दिया, तो एक प्रोजेक्शन एरिया सर्कल पे बनेगा। सॉरी एक प्रोजेक्शन एरिया कहाँ बनेगा बेटा, स्फीयर पे बनेगा। किस पे बनेगा, स्फीयर पे। तो सॉलिड एंगल मीन घन कोण निकालने के लिए जैसे वहाँ पे फार्मूला एंगल के लिए होता था, क्या होता था, एंगल के लिए आर्क अपॉन रेडियस होता है, उसी तरह सॉलिड एंगल के लिए बेटा सरफेस एरिया डेल्टा एस। सरफेस एरिया देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, डेल्टा एस अपॉन रेडियस का स्क्वायर। जो इसकी रेडियस होगी यहाँ से आँख से, और इसको अपेक्स बोलते हैं बेटा, अपेक्स ऑफ एंगल। इसको क्या बोलते हैं बेटा, अपेक्स ऑफ एंगल। तो जो रेडियस होती है, तो सॉलिड एंगल का सिंबल, इसको हम ओमेगा सिंबल भी ले सकते हैं, इसको एम ओम भी कहा जाता है। वो तो इस सॉलिड एंगल का क्या है बेटा, ये सिंबल होता है ओमेगा, डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर। और इसकी यूनिट होती है बेटा स्टेरेडियन। क्या होती है, स्टेरेडियन। जैसे कोण की, एंगल की क्या होती है बेटा, रेडियन। उसका शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिखते हैं, आरएडी लिखते हैं। उसी तरह घन कोण का जो यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है, और उसको शॉर्ट फॉर्म में किससे लिखा जाता है, एस आर से। तो सॉलिड एंगल क्या होता है बेटा, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। सरफेस एरिया जो आपके स्फीयर पे बनेगा,
स्पेयर पे जो सरफेस एरिया बनेगा डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर स्टेरेडियन। लेकिन यहाँ पे एंगल में क्या होता है बेटा, आर्क अपॉन रेडियस। तो जैसे यहाँ कंप्लीट एंगल निकाला था 2 पाई रेडियन, तो यहाँ पे जो अगर हम कंप्लीट सॉलिड एंगल निकालें, क्या निकालें बेटा, कंप्लीट सॉलिड एंगल। तो कंप्लीट सॉलिड एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा, बताइए। पूरा डेल्टा एस स्पेयर का टोटल कितना होता है, सरफेस एरिया। स्पेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो बेटा पुट किया, कितना पुट किया, 4 पाई आर स्क्वायर। और रेडियस कितनी है, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाए तो कितना बचेगा, 4 पाई रेडियन, सॉरी 4 पाई स्टेरेडियन। क्या बचेगा बेटा, 4 पाई स्टेरेडियन। तो जो कंप्लीट प्लेन एंगल की बात करता है तो कितने बराबर होता है, 2 पाई रेडियन। कंप्लीट प्लेन एंगल की बात करें तो कितना कहेंगे, 2 पाई रेडियन। और कंप्लीट बेटा सॉलिड एंगल की बात करें तो 4 पाई स्टे रेडियन। कितना होता है बेटा, 4 पाई स्टे रेडियन होता है। तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए कम से कम। क्या एंगल के लिए क्या याद कर लीजिए बेटा, एंगल के लिए आर्क अपॉन रेडियस याद कर लीजिए, और सॉलिड एंगल के लिए सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर स्टे रेडियन याद कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक कोन बना हुआ है, क्या बना हुआ है, एक कोन पार्ट बना हुआ है, एक कोन बना हुआ। अब इसके थ्रू एंगल निकालना हो, सॉलिड एंगल निकालना हो, तो यहाँ पे कोन के हर कॉर्नर से यहाँ पे इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे। अब इसको मिलाएंगे, यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, एक सॉलिड एंगल बनेगा। जो अगर ये हमारा एक सरफेस एरिया आपको दिखाई दे रहा है, अब इस सरफेस एरिया का बेटा जो अगर हम कहें कि एरियल वेक्टर किधर होगा, एरिया किधर होगा, एरिया वेक्टर ये ds होगा। और जो अगर इसकी हम रेडियस कहें तो रेडियल वेक्टर किधर होगा बेटा, रेडियल वेक्टर आपका, रेडियल वेक्टर बेटा किधर होगा, रेडियल वेक्टर भी इधर ही होगा। ये एरियल वेक्टर इधर होगा, रेडियल वेक्टर भी होगा। तो इसका डी, और ये क्या है, एक स्फीयर पार्ट बना हुआ, देखो यहाँ लिखा स्फीयर का पार्ट बना हुआ। तो डी सॉलिड एंगल जो अगर हम कहें सॉलिड एंगल तो क्या लगाएंगे, ds बाई आर स्क्वायर। क्या लगाएंगे बेटा, ds बाई आर स्क्वायर। एरियल वेक्टर और रेडियल वेक्टर जो अगर बेटा एक डायरेक्शन में, ये देखो कौन सा है, ये आपका एरियल वेक्टर है, और रेडियल वेक्टर भी किधर होगा, इधर होगा। तब हम जो अगर सॉलिड एंगल निकालें तो क्या लिखेंगे, ds बाई आर स्क्वायर। लेकिन एक केस और देखो मैंने बनाया, ये एक पॉइंट P है, एपेक्स एंगल, यहाँ पे ये रेडियस है, ये एक सरफेस एरिया बनाया। क्या बनाया बेटा, सरफेस। अब इसका बता रेडियल एलिमेंट किधर है, ये देखो रेडियल वेक्टर इधर है। ये रेडियस के अलॉन्ग जो वेक्टर है ये वाला, ये कौन सा है, रेडियस वेक्टर। और मान लिया इसका एरिया का जो वेक्टर है, एरियल वेक्टर जो क्षेत्रफल सदिश का वेक्टर है, ये इधर है ds, क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ds। और इन दोनों के बीच एंगल थीटा हो, कितना एंगल हो बेटा, थीटा हो। इसमें क्या किया गया, एक पॉइंट P है, जो अगर रेडियल वेक्टर और एरियल वेक्टर एक डायरेक्शन में ना हो तो फिर हम कैसे सॉलिड एंगल निकालते। तो सबसे पहले जो ये रेडियल, जो सबसे पहले ये क्या है बेटा, जो ये एरियल वेक्टर है, जो ये क्षेत्रफल वेक्टर है, इसको रेडियल वेक्टर की डायरेक्शन में लेके जाएंगे। तो ds है बेटा। अब ये एंगल इसके बीच मान लिया थीटा, तो ds का कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, ds cos थीटा। कितना हो जाएगा बेटा, जो अगर अलॉन्ग ना हो, रेडियल वेक्टर और एरिया वेक्टर अलॉन्ग ना हो, तो ds का कंपोनेंट सबसे पहले किधर लेके जाएंगे, रेडियल वेक्टर के अलॉन्ग। तो ds का इधर की कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ds cos थीटा। अब ds cos थीटा निकल के आया। अब देखो इस डायग्राम में मैंने बनाया बेटा, अब एरियल वेक्टर इधर है ds cos थीटा, रेडियल वेक्टर भी इधर ही r होगा। तो d ओमेगा का फार्मूला क्या बनाएंगे, ds cos थीटा r स्क्वायर स्टेरेडियन। क्या बनेगा बेटा, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर स्टेरेडियन। तो इसमें आप क्या सीख पा रहे हैं, इसमें आप ये सीख पा रहे होंगे कि हमेशा एरियल वेक्टर को रेडियल वेक्टर के अलॉन्ग लेके जाना है। क्या लेके जाना है बेटा, एरियल वेक्टर को रेडियल वेक्टर के अलॉन्ग लेके जाना है, और वही एरियल वेक्टर का एलिमेंट ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर पुट करना है। इसमें क्या था, अब देखो इसमें क्या था, ds और रेडियल वेक्टर अलॉन्ग था, इसलिए d ओमेगा क्या आ गया था, ds बाई आर स्क्वायर आ गया था। सॉलिड एंगल d ओम का सिंबल है, ओमेगा भी लिख लेते बहुत लोग। तो d ओम कितना आया था, ds बाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें अलॉन्ग नहीं था, तो पहले ds को किसके, इसके अलॉन्ग लेके गए। तो ds का इसके अलॉन्ग कंपोनेंट क्या था, ds cos थीटा। तो ds cos थीटा किसके अलॉन्ग हुआ बेटा, रेडियल वेक्टर। तो d सॉलिड एंगल कितना हो जाएगा, ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर स्टे रेडियन। अब इसकी डिफिनेशन है, ये बोर्ड में पूछ लिया जाता है सॉलिड एंगल की डिफिनेशन क्या है। तो सॉलिड एंगल की डिफिनेशन देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है,
इन ज्योमेट्री, क्योंकि ज्योमेट्री से ही बनाया है, सारे डायग्राम ज्योमेट्री से ही बने हुए। इन ज्योमेट्री अ सॉलिड एंगल, सिंबल क्या है, ये ओम करके, आर कहीं कहीं ओमेगा करके भी दिखाया जाता है। एक सॉलिड एंगल का सिंबल ये भी है, कहीं कहीं सॉलिड एंगल का सिंबल ओमेगा भी है। इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ फील्ड व्यू, क्या कर रहा है कि ज्योमेट्री में जो अगर सॉलिड एंगल देखा जाए तो इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ फील्ड व्यू फ्रॉम सम पर्टिकुलर पॉइंट दैट इज गिवन कवर्स। मीन क्या है कि जो अगर हम यहाँ से इस फील्ड को व्यू करें, क्या करें बेटा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, अपेक्स पॉइंट, यहाँ से इस फील्ड को व्यू करें, डिफिनेशन यही कह रही है, इस अपेक्स पॉइंट से इस फील्ड को व्यू करें, देखें तो इसके हर कॉर्नर को मिला देने पे अपेक्स पॉइंट पे एक आपका सॉलिड एंगल फॉर्म होता है। क्या होता है बेटा, एक सॉलिड एंगल फॉर्म होता है। तभी देखो फिर से पढ़ो इसकी, इन ज्योमेट्री अ सॉलिड एंगल सिंबल ओम आर ओमेगा इज मीजर ऑफ अमाउंट ऑफ फील्ड व्यू, कितना आप फील्ड व्यू कर रहे हैं फ्रॉम सम पर्टिकुलर पॉइंट, और वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या कहा जाता है बेटा, एपेक्स पॉइंट कहा जाता है। देखो ये इसी के लिए लिखा गया है, द पॉइंट फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट इज व्यू, जिस पॉइंट पी से ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, व्यू करते हैं, इज कॉल्ड द अपेक्स ऑफ सॉलिड एंगल, उसको क्या कहते हैं बेटा, अपेक्स ऑफ सॉलिड एंगल। एंड द ऑब्जेक्ट इज सेड टू सबटेंड इज सॉलिड एंगल फ्रॉम द पॉइंट, और ऑब्जेक्ट से यहाँ से क्या बनता है बेटा, यह ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे एक सॉलिड एंगल बनाता है। तो ज़्यादा आपको इसमें नहीं लर्न करना है, इसमें कुछ फार्मूले हैं, इनको आप याद कर लीजिए। सबसे पहला क्या करिए, एंगल का क्या होता है बेटा, एंगल का होता है आर्क अपॉन रेडियस, रेडियन में इनकी यूनिट होती है। कंप्लीट प्लेन एंगल कितना होता है, 2 पाई रेडियन। सॉलिड एंगल कितना होता है बेटा, डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर, स्टेरेडियन इसकी यूनिट होती है, डेल्टा एस अपॉन आर स्क्वायर, यूनिट क्या होती है, स्टेरेडियन। अब जो अगर कोई आपका कोण है, तो जो अगर रेडियल वेक्टर और एरियल वेक्टर एलॉन्ग है तो डी ओमेगा क्या हो जाएगा बेटा, डी एस बाई आर स्क्वायर। और कंप्लीट सॉलिड एंगल कहें तो पूरा सरफेस एरिया स्पेयर का क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर नीचे तो 4 पाई स्टेरेडियन। पूरा कंप्लीट प्लेन एंगल कितना होता है बेटा, 2 पाई रेडियन, और कंप्लीट सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन। लेकिन जो अगर आपका रेडियल वेक्टर और एरियल वेक्टर अलॉन्ग ना हो तो सबसे पहले एरियल वेक्टर को रेडियल वेक्टर के अलॉन्ग लेके जाएंगे, और अलॉन्ग ले जाने के बाद फिर आपको रेडियल वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर में पुट कर देंगे। ये इसकी डिफिनेशन है, आप नोट्स में लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन किया है बेटा यहाँ पे, सॉलिड एंगल ड्यू टू हाफ ऑफ द कोन एंगल, जो अगर हाफ ऑफ द कोन है, एक कोन है जिसका एंगल थीटा है, कितना है बेटा, थीटा है, इसके थ्रू सॉलिड एंगल कितना बनेगा। तो सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे ये हाफ ऑफ द कोन एंगल थीटा है, सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन खींची, और ये आपका एंगल मैंने लिया फाई, क्या लिया बेटा, फाई लिया। एक और लाइन खींची जिससे जो एंगल बना रहा डी फाई, तो यहाँ पे एक आपकी रिंग बन रही, क्या बन रही है बेटा, रिंग। तो सबसे पहले इस रिंग के थ्रू कितना आपका एरिया बनेगा, और फिर कंप्लीट आपका स्पेयर में कंप्लीट कोन में कितना एंगल बनेगा वो निकाला जाएगा। तो सबसे पहले इसकी मोटाई कितनी हो गई। अब देखो एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई रेडियस, क्या होता है बेटा, आर्क बाई रेडियस। तो इसकी मोटाई जो है डी एस वो कितनी हो जाएगी, आर डी फाई, कितनी हो जाएगी बेटा, आर डी फाई। अब इसकी हम रेडियस मान लेते हैं, एक्स माने हैं, क्या माने हैं बेटा, रेडियस एक्स माने हैं। तो जो रेडियस एक्स मानोगे तो ये एक्स हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, आर हो जाएगी। आर ये वाला एंगल कितना है, फाई है। तो अब जो अगर एक्स की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मीन लंब बटे कर्ण। तो एक्स बाई आर कौन सा थीटा होगा, साइन थीटा। तो एक्स इक्वल टू क्या निकल के आएगा बेटा, आर साइन फाई। तो सबसे पहले अब एक्स आ गया, तो अब इस जो हमारी रिंग बनी हुई है, इस रिंग का जो अगर एरिया निकालें तो एरिया क्या होगी, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है उसकी, जो इसका सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई एक्स, जो अगर रेडियस बेटा एक्स है तो पूरा इसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा, रिंग का 2 पाई एक्स। और इसकी मोटाई कितनी हो जाएगी बेटा, आर डी फाई। तो ये 2 पाई एक्स आर डी फाई पुट कर लिया, डी एस। जो अगर इसमें डाउट आ रहा है तो आप हमको पर्टिकुलर व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। तो डी एस कितना हो जाएगा बेटा, 2 पाई एक्स आर डी फाई। अब एक्स की वैल्यू क्या है, आर साइन फाई, तो यहाँ पुट किया 2 पाई आर साइन फाई इंटू आर डी फाई। अब देखो इसको और सॉल्व किया तो 2 पाई आर का स्क्वायर हो गया,
मल्टीप्लाई करके 2 पाई आर स्क्वायर साइन फाई डी फाई। अब कंप्लीट सॉलिड एंगल निकालना है तो ये फाई एंगल कहाँ से चलता है, जीरो से। हाफ कोन एंगल कितना, थीटा, तो डी एस इक्वल टू जीरो टू थीटा, इंटीग्रेट कर दिए 2 पाई आर स्क्वायर साइन फाई डी फाई, तो जीरो से थीटा 2 पाई आर स्क्वायर साइन फाई डी फाई। अब 2 पाई आर स्क्वायर बेटा देखो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिया, साइन फाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, साइन फाई का माइनस कॉस फाई, लिमिट लगाया जीरो से थीटा। तो अब एस की वैल्यू सरफेस एरिया कितना निकला है, 2 पाई आर स्क्वायर, पहले अपर लिमिट पुट की फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट की, तो क्या निकल के आया 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। तो सरफेस एरिया निकाल लिया। अब सरफेस एरिया कितना, इसका जो सरफेस एरिया ये कोन का हाफ कोन बन रहा है यहाँ पे, वो कितना बना 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब फार्मूले में पुट कर दिया। सॉलिड एंगल के लिए क्या होता है डी एस बाई आर स्क्वायर, या सॉलिड एंगल के लिए एस बाई आर स्क्वायर। अब सरफेस एरिया तुमने कितना निकाला है बेटा, सरफेस एरिया तुमने ऊपर देखो निकाला है, कितना निकाला 2 पाई आर स्क्वायर, कितना निकाला है 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये यहाँ पे हमने पुट कर दिया 2 पाई आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। और सॉलिड एंगल का क्या होता है एस बाई आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर पुट किया, आर आर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल, तो सॉलिड एंगल कितना निकल आएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। इसको एज अ फार्मूला याद करो। क्या याद करो बेटा, एज अ फार्मूला। इन हाफ कोन एंगल के थ्रू कितना सॉलिड एंगल बनेगा, हाफ कोन के एंगल के थ्रू, सेमी वर्टेक्स कोन एंगल के थ्रू कितना सॉलिड एंगल बनेगा, तो क्या फार्मूला आएगा 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लिया, ये हमारा एक कोन है जिसका सेमी वर्टेक्स एंगल कितना है बेटा, सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा है, और कहा जाए सॉलिड एंगल निकालो, तो सॉलिड एंगल का फार्मूला क्या होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर ली, तो 2 पाई 1 माइनस कॉस 30, 2 पाई कॉस 30 की वैल्यू √3/2 स्टेरेडियन, तो कितना निकल आएगा 2 पाई 1 माइनस √3/2। इसको एज अ फार्मूला याद करेंगे। अब ये पढ़ा क्यों रहे हैं हम सॉलिड एंगल, सबसे पहले तुम्हारे मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए बेटा, फ्लक्स के बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉलिड एंगल के बेसिस पे बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे, जैसे इसमें फ्लक्स पूछेगा या कोन का कोई एंगल दे देगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल देगा, उसके वर्टेक्स से कितना फ्लक्स पास करेगा, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉलिड एंगल के बेसिस पे निकाल लेंगे। इसीलिए यहाँ पे सॉलिड एंगल का एक फार्मूला ड्राइव किया गया है। नेक्स्ट क्लासेस में हम इसके ऊपर फ्लक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे। क्या लेंगे बेटा, फ्लक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे। तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, सेमी वर्टेक्स कोन एंगल का सॉलिड एंगल 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा। इसको भी बेटा आप फार्मूले की तरह लर्न कर लीजिएगा। देखिए लास्ट क्लास में हमने गाउस लॉ के बारे में पढ़ाया था। किसके बारे में पढ़ाया था बेटा, गाउस लॉ के बारे में। गाउस लॉ लेकिन मैंने प्रूफ नहीं किया था, तो बेटा बोर्ड में भी है कंपटीशन में भी है। तो गाउस लॉ पढ़ा दिया था, उसका स्टेटमेंट पढ़ा दिया था, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी ले ली थी। आज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू पे सबसे पहले बोर्ड के बेसिस पे हम गाउस लॉ और उसका प्रूवमेंट करेंगे। तो स्टेटमेंट तो आपको याद ही है, क्या स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू द गाउस लॉ the net electric flux through any closed surface is equal to the 1/epsilon time charge enclosed by the surface। और इसको लिखा मैथमेटिकली कैसे लिखा गया था, phi E इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन EDS इक्वल टू Q/epsilon। ये तो स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट आपको लिखना भी पड़ेगा। जो अगर बोर्ड में पूछ लेता व्हाट इज गाउस लॉ एंड प्रूव इट, तो गाउस लॉ पहले लिखोगे, इसका पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ये वाला आपको लर्न करके, और फिर प्रूफ करना पड़ेगा। तो प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करके क्या, हमको फ्लक्स किसके बराबर प्रूफ करके दिखा देना बेटा, Q/epsilon के जो फ्लक्स है फाई ई, उसको किसके बराबर प्रूफ करके दिखाना, Q/epsilon के बराबर प्रूफ करके दिखा देना। तो सबसे पहले हमने एक चार्ज लिया प्लस Q। क्या लिया बेटा, यहाँ पे देखो एक चार्ज लिया प्लस Q। अब इस चार्ज के थ्रू हम एक गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाए हैं उस चार्ज के साथ। देखो यहाँ लिखा ना बेटा, ये लिखा हुआ है इमेजिनरी, ये देखो लिखा हुआ है इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। हमने एक प्लस Q चार्ज लिया। अब गाउस लॉ प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। उस गॉसियन सरफेस पे हमने एक इनफाइनाइटली स्मॉल, देखो इनफाइनाइटली स्मॉल एरियल एलिमेंट लिया। क्या लिया बेटा, ये देखो इनफाइनाइटली स्मॉल एरियल एलिमेंट, जिसका एरियल वेक्टर किधर है, क्षेत्रफल सदिश किधर है, DS है। किधर है बेटा, DS है। तो ऐसे कहेंगे, जो अगर इसको लिखना होगा बोर्ड में, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस Q प्लेस एट अ पॉइंट P फॉर डिटरमाइनिंग या प्रूविंग गाउस लॉ बी कंस्ट्रक्ट एन इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। क्या कंस्ट्रक्ट कर दिया बेटा, एक इमेजिनरी
Gaussian surface consider and takes a infinitely small aerial element on the Gaussian surface. Take infinitely small एरियल एलिमेंट कह दो ऑन द गॉसियन सरफेस। अब उसका इन्फाइनाइटली स्मॉल एरियल वेक्टर किधर है बेटा, ds है। अच्छा, ये प्लस क्यू चार्ज के कारण जो अगर हम p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखें तो प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किधर होगी बेटा, इधर होगी। देखो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, चार्ज से दूर होता। हमने पढ़ाया था कूलम्स लॉ के चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। तो ds मान लीजिए इसका एरियल वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच कितना एंगल बेटा दिख रहा है, थीटा दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इस इनफाइनाइटली स्मॉल एरियल एलिमेंट से फ्लक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंटल एरिया मीन ये हमारे अति सूक्ष्म अनंत सूक्ष्म क्षेत्रफल सदिश के भाग के द्वारा कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है। तो वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला आपको पता है, डी फाई इक्वल टू ई डी एस। ऊपर भी देखो लिखा हुआ है डी फाई इक्वल टू ई डी एस। तो जो अगर हमने इन्वेंट के थ्रू निकाला है तो बेटा क्या लिखोगे, ई डी एस लिखोगे। तो अब देखो डी फाई इक्वल टू ई डी एस, अब दोनों के बीच में कितना एंगल दिख रहा, थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा बेटा, एंगल थीटा है। तो हमने क्या लिख लिया, डी फाई इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। कितना लिखा बेटा, देखो डी फाई कितना लिख लिया, ई डी एस कॉस थीटा। अब सबसे पहले हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, ये प्यू प्लस क्यू के कारण यहाँ पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो क्या फार्मूला पढ़ा है, ई इक्वल टू पढ़ा सीधा सीधा, कौन सा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। वहाँ पे जो हमारा मीडियम है एयर या वैक्यूम है, इसलिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं लगाया गया। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। तो चलो ई की वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ई की वैल्यू सब्सटीट्यूट किया तो डी फाई कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। अब ये तो एलिमेंट के थ्रू था, जो अगर हमें पूरे सरफेस के थ्रू निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कंप्लीट गॉसियन सरफेस, जो अगर मुझे कंप्लीट गॉसियन सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा तो क्या करेंगे बेटा, इसका हम लोग सिंपल इसका क्या कर दिया करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखो यहाँ इंटीग्रेशन कर दिया, यहाँ ये क्लोज सिंबल बना दिया क्लोज सरफेस के लिए। तो ये वैल्यू पूरी यहाँ पुट कर दी। अब इसमें कॉमन क्या है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कॉमन ले लिया, नीचे क्या बचा, डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब देखो बेटा एरियल वेक्टर और आपका क्षेत्रफल सदिश, ये रेडियल वेक्टर, ये रेडियल वेक्टर और ये क्षेत्रफल सदिश, ये मतलब ये क्या है हमारा रेखीय सदिश और क्षेत्रफल सदिश एक अलॉन्ग नहीं है। तो फिर हम इसको सॉलिड एंगल डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, इसको किस में लिख लेंगे बेटा, सॉलिड एंगल के टर्म में लिख लेंगे। डी एस कॉस थीटा फार्मूला बताया था, डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, यही तो है सॉलिड एंगल। और इसकी वैल्यू क्या होती है, डी ओम। तो यहाँ पे हमने डी ओम पुट कर लिया। ये पूरा सॉलिड एंगल का फार्मूला देखें चाहे ऊपर जा करके, जब अलॉन्ग ना हो तो पहले रेडियल वेक्टर के अलॉन्ग में किसको, क्षेत्रफल सदिश को लाना पड़ता है। तो ये डी एस कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर हो गया, यही सॉलिड एंगल की वैल्यू पुट कर ली, डी ओम। अब डी एक्स का एक्स होता है तो डी ओम का कितना हो जाएगा बेटा, ओम हो जाएगा। तो फाई कितना निकल के आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओम। अब पूरा सॉलिड एंगल कितना होता है, 4 पाई स्टेरेडियन, हमने बताया 4 पाई स्टेरेडियन होता है। तो 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो फाई फ्लक्स किसके बराबर हो गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसके बराबर हो गया बेटा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस प्रूव हो गया, यही तो फ्लक्स गाउस लॉ का स्टेटमेंट है। क्या है ये इक्वेशन, क्या दिखा रही है, एबव इक्वेशन रिप्रेजेंट टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इमेजिनरी गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। फ्लक्स जो निकल के आया क्या है बेटा, ये गॉसियन सरफेस जो बना हुआ है, ये जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बना हुआ है, इससे कितना फ्लक्स पास कर रहा है, जो चार्ज है क्यू उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो ये आपका ड्राइव हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। ये भी बोर्ड में कभी कभी पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है बेटा, बोर्ड में कभी कभी इसको भी पूछ लेता है। क्या पूछता है, एक्सप्लेनेशन ऑफ कूलम्स लॉ बाय गाउस लॉ, कभी कभी ये पूछ लेता है। बोर्ड में डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, ये मेनली बोर्ड के लिए ही है। एक्सप्लेनेशन ऑफ कूलम्स लॉ बाय गाउस लॉ, या कभी कभी कह देता है
प्रूव गाउस लॉ इज अ इनवर्स स्क्वायर लॉ। दो टाइप से क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा सकता है कि कूलाम के नियम को गाउस के नियम से व्याख्या कीजिए, कूलाम के नियम की व्याख्या गाउस के नियम से करिए, या ऐसे कह सकता है कि सिद्ध कीजिए कि गाउस का नियम जो है व्युत्क्रम वर्ग के नियम पर निर्भर करता है। तो पहले जैसे मान लीजिए बेटा एक चार्ज हमने प्लस क्यू लिया, अब प्लस क्यू चार्ज से इस पी पॉइंट पे जो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो क्या निकलेगा, प्लस क्यू चार्ज से जो अगर पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ई क्या निकल के आएगा बेटा 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। ये प्लस क्यू चार्ज से जो अगर हम पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो क्या निकलेगा 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर। यही ड्राइव करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, इसी को ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, क्या है बेटा प्लस क्यू चार्ज। अब हमें जो और गाउस लॉ लगाना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस चार्ज के अलोंग एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। हमेशा याद रखिएगा कि पॉइंट चार्ज के केस में, किस केस में बेटा, पॉइंट चार्ज के केस में जो अगर हम गॉसियन सरफेस लेंगे वो क्या लेंगे, स्पायरिकल लेंगे। क्या लेंगे बेटा, स्पायरिकल लेंगे। तो इसमें क्या लिया गया बेटा, स्पायरिकल सरफेस लिया गया, ये स्फीयर बना हुआ है। हमेशा पॉइंट चार्ज के केस में लर्न कर लीजिए कि आपका जो इमेजिनरी गॉसियन सरफेस होगा स्फेरिकल होगा। तो प्लस क्यू चार्ज लिया, ये आर रेडियस का हमने एक इमेजिनरी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाया। अब बताओ बेटा प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की ओर होगा। इसमें मैंने एक इनफाइनाइटली स्मॉल एरियल एलिमेंट लिया, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ds होगा। बताओ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और ds में कितना एंगल है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एंगल कितना होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो सबसे पहले हम इस एलिमेंट के थ्रू क्या निकालेंगे, इस एलिमेंट के थ्रू फ्लक्स निकालें। देखो तभी लिखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एन इनफाइनाइटली स्मॉल एलिमेंटल एरिया। तो डी फाई किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ई डी एस किसके बराबर हो जाएगा, ds। अब ई डी एस क्या होगा, ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे कितना है 0, तो डी फाई कितना लिख लिया बेटा, ई डी एस कॉस 0। अब कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो डी फाई इक्वल टू कितना हो गया, ई डी एस। अब एलिमेंट के कारण तो हमें निकालना नहीं है, मुझे पूरे के कारण निकालना है। पूरे कारण निकालना है तो क्या करेंगे बेटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो जो अगर हम निकालें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कंप्लीट गॉसियन सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू कंप्लीट गॉसियन सरफेस, तो क्या करेंगे, डी फाई करेंगे, ई डी एस करेंगे, फाई करेंगे, डी फाई का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा फाई, और ई क्लोज इंटीग्रेशन डी एस, और डी एस का इंटीग्रेशन डी एक्स का बेटा एक्स होता है, डी एम का एम होता है, तो डी एस का कितना हो जाएगा एस हो जाएगा। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई एस। अब एस क्या है, सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया बेटा कितना होता है स्पेयर का, स्पेयर का सरफेस एरिया कितना होगा 4πr स्क्वायर, क्योंकि रेडियस आर है तो स्पेयर का सरफेस कितना हो जाएगा 4πr स्क्वायर। तो ये हमारा फाई इक्वल टू ई एस, और एस की जगह कितना पुट कर लिया 4π, सरफेस एरिया कितना है स्पेयर का 4πr स्क्वायर, तो फाई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 4πr स्क्वायर। अब फ्लक्स किसके बराबर होता है, गाउस साहब ने क्या कहा है, गाउस के अकॉर्डिंग क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस कितना होता है Q/ε0। भाई जो फ्लक्स इससे निकलेगा, इससे जो फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स निकलेगा क्या होगा, जो इसके अंदर चार्ज होगा उसका ε0 टाइम। तो ये फ्लक्स की वैल्यू पुट कर ली बेटा Q/ε0 ई इंटू 4πr स्क्वायर। देखो यहाँ पे हमने फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स पे क्वेश्चन किए ही हैं, कितना फ्लक्स पास करता है, चार्ज का ε0 से डिवाइड कर देते हैं जो चार्ज होता है। तो Q/ε ई की वैल्यू है और 4πr स्क्वायर है ही है, तो 4πr स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ई इक्वल टू 1/4πε0 Q/r स्क्वायर। और जो अगर हम ई इन्वर्सली लिखें, ये तो सारा कांस्टेंट है, तो ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर, यही इन्वर्स स्क्वायर लॉ है, इसी को आपको कूलम्स लॉ कह सकते हैं। तो यही इसमें हेडिंग पूछी गई थी, यही इसमें पढ़ाया गया बेटा कि एक्सप्लेनेशन ऑफ कूलम्स लॉ बाय गाउस लॉ, मीन कूलाम के नियम की व्याख्या गाउस के नियम के अनुसार, या व्युत्क्रम वर्ग के नियम, या सिद्ध कीजिए कि गाउस का नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम पे आधारित है। तो यहाँ पे निकाल दिया बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर आ गया, तो व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुपाती है। इसको भी लिख लीजिएगा, बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बोर्ड में क्या पूछा जाता है, गाउस का स्टेटमेंट पूछा जाएगा, 1 नंबर में पूछा जाना होगा तो, और जो अगर बड़े में पूछा जाएगा तो गाउस का स्टेटमेंट पूछेगा और उसका प्रूफ भी पूछेगा। ऐसे भी पूछ सकता है बेटा कि कूलाम के नियम की व्याख्या गाउस के नियम से करिए, तो आपको ये वाला कर देना होगा, ये वाला कूलाम के नियम की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ कूलम्स लॉ बाय गाउस लॉ। कभी कभी ये भी कह सकता है कि सिद्ध कीजिए गाउस का नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुक्रमानुपाती है, तो फिर व्युत्क्रम वर्ग के नियम के
व्युत्क्रमानुपाती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर लॉ, तो तब भी यही डेरिवेशन करना है। अब एक टॉपिक और पढ़ते हैं हम लोग, एक टॉपिक और कौन सा पढ़ते बेटा, यहाँ पे है एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही लास्ट टॉपिक बचता है, इसमें कई सारे एप्लीकेशन करेंगे हम, गाउस लॉ से रिलेटेड कई सारे एप्लीकेशन देखेंगे। मीन गाउस लॉ का यूज करके हम डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, गाउस लॉ का अलग अलग प्रकार के जो चार्जेज होते हैं उससे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। अलग अलग चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से, डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, अलग अलग चार्ज सिस्टम के द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे गाउस लॉ का यूज करके। इसमें हमारे 7, 8, 10 डेरिवेशन आएंगे, बोर्ड और कंपटीशन दोनों मिला करके। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, एक किया है आज मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। मतलब क्या है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली देखो यहाँ बना हुआ है बेटा, ये इधर देखिए एक लॉन्ग है, बहुत बड़ा है, इनफाइनाइटली चार्ज वायर है। क्या है बेटा, चार्ज वायर है, इनफाइनाइटली चार्ज वायर है। इस चार्ज वायर के कारण हमें पी पॉइंट पे, जिसकी चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा कूलम पर मीटर। मतलब एक इनफाइनाइटली लॉन्ग, या इनफाइनाइटली कहो या लॉन्ग, एक लॉन्ग वायर है जिसका 1 मीटर का चार्ज बेटा कितना है, प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर है, और इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसके कारण हमें इस पी पॉइंट पे, किस पॉइंट पे बेटा, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो वायर के एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे। कितनी डिस्टेंस पे है बेटा, आर डिस्टेंस। क्वेश्चन मेन क्या है पहले पढ़ो, कि एक हमारा लॉन्ग वायर है या इनफाइनाइट वायर है जिसके ऊपर हमारा प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस वायर के कारण हमें पी पॉइंट पर, जो कि वायर से कितनी डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ऐसे कर सकते हैं, लेट अस कंसीडर यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर ऑफ चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर। ड्यू टू दिस चार्ज वायर वी कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P विच इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r। हिंदी मीडियम वाला जाना चाहें, एक हमारा अनंत लंबाई का वायर है जिसके ऊपर एक समान रूप से धन आवेश वितरित है, जिसका जो रेखीय आवेश घनत्व है लैम्डा कूलम पर मीटर है। इसके कारण हम, इस वायर के कारण हमें बेटा P बिंदु पर, जो कि इससे स्मॉल r दूरी पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड मीन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी। तो जो अगर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है तो सबसे पहले हमें एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। देखिए बेटा, पॉइंट चार्ज में स्फीयर बनता है, लेकिन आपका लीनियर चार्ज में सिलेंडर बनेगा। क्या बनेगा बेटा, सिलेंडर। तो एक मैंने क्या, देखो एक सिलेंडर बनाया, इस सिलेंडर की रेडियस कितनी है, r, और लंबाई कितनी है या हाइट कितनी है, l। अब बताओ बेटा, प्लस चार्ज है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, बाहर की ओर होता है। इस प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, बाहर की इधर। अब देखो बेटा, यहाँ पे 3 सरफेस होते हैं, हमने फ्लक्स में बताया था। एक सरफेस 1 है प्लेन, एक सरफेस क्या है बेटा, ये कर्व वाला है 2, और एक ऊपर प्लेन सरफेस है 3। तो सबसे पहले हम इनके एरिया वेक्टर दिखाएं। तो पहले वाले का एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके नॉर्मली आउटवर्ड होगा। इसके कारण हम एरिया वेक्टर देखें तो बेटा इसके कारण बाहर की ओर होगा। इसके कारण बेटा एरिया वेक्टर देखें तो इसके कारण इधर की तरफ होगा। अब हम टोटल फ्लक्स निकालें तो क्या निकालेंगे बेटा, फाई ई फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस। तो फाई इक्वल टू निकालेंगे, इसमें कितने सरफेस हैं, पहला सरफेस ई डी ए वन, देखो ई और डी ए वन। दूसरा सरफेस क्या है बेटा, ई डी ए टू, देखो ई और डी ए टू, दूसरे का लिख लिया ई डी ए टू। और तीसरा आपका सरफेस क्या होगा, एक ही होगा ई डी ए थ्री, तो ई डी ए थ्री लिख लिया। अब इनके ई डी ए का मतलब क्या होता है बेटा, ई डी ए कॉस थीटा, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो पहले में हम एंगल देखेंगे ई डी ए वन के बीच में कितना देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ है, और एरिया वेक्टर इधर है तो दोनों के बीच एंगल कितना है, 90। तो पहले में कितना एंगल लिख लिया बेटा, ई डी ए वन कॉस 90। इसी तरह दूसरे में देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर ही है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो एंगल कितना होगा बेटा, 0 डिग्री होगा, तो ई डी ए टू कॉस 0 लिखा। इसी तरह इसमें देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किधर है, इधर है, एरिया वेक्टर किधर है, ऊपर की तरफ, एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो बेटा यहाँ पुट कर लिया ई डी ए थ्री कॉस 90। अब देखो कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ 0 पुट कर लिया, ये भी आपका 0 हो जाएगा, बचेगा कॉस 0 की वैल्यू 1। तो ई डी ए टू
अब फाई कितना हो जाएगा ई डी ए टू। अब इसका एरिया क्या हो गया बेटा, ये तो कैंसिल हो गया, प्लेन एरिया ये भी कैंसिल, केवल बचा कितना बेटा, ये कर्व एरिया बचा। और कर्व बताओ आपका बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई मतलब उसकी रेडियस और एच मतलब हाइट, तो यहाँ पे एच की जगह एल है तो उसका वक्र पृष्ठ कितना लिखेंगे, कर्व एरिया कितना लिखेंगे 2 पाई आर एल। तो फाई कितना हो गया बेटा, ई इंटू 2 पाई आर एल। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब सबसे पहले हम फ्लक्स निकालेंगे। तो फ्लक्स क्या होता है बेटा, फ्लक्स होता है 1/ε0 क्यू इनक्लोज, 1/ε0 क्यू इनक्लोज। अब बताओ क्यू इनक्लोज कैसे, ऐसा क्वेश्चन भी किया था। इसका चार्ज कितना है, लेमडा कूलम पर मीटर, तो 1 मीटर का है लेमडा, तो इसकी लंबाई कितनी है गॉसियन पृष्ठ की एल, तो इसका जो टोटल इनक्लोज कितना हो जाएगा लेमडा इंटू एल। तो क्यू इनक्लोज कितना आ जाएगा लेमडा इंटू एल। तो फाई ई की वैल्यू बेटा पुट कर ली हमने यहाँ पे, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो गया तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आया। ये कितना, तो याद कर लीजिए बेटा, ये फार्मूले की तरह याद कर लीजिए इसको भी, कि जो अगर हमारा एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है उससे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो और जिसकी चार्ज डेंसिटी लेमडा कूलम पर मीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलता है, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कितना याद करोगे बेटा, ई इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखिए जो अगर हम ई देखें तो यहाँ पे लेमडा कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो चार्ज लीनियरली चार्ज वायर के कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या फार्मूला निकल के आता है, जो अगर हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में कहें तो ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, जिस पॉइंट पे निकालेंगे उस पॉइंट के बीच का वायर के डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जी ई और आर के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है आर, जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या कम होगी। जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो बेटा हमने पहले भी बता रखा हाइपरबोला बनता है, तो ई और आर के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, ये हाइपरबोला बनेगा। अब एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हमने किया, क्या किया देखो, एन इनफाइनाइटली लाइन चार्ज प्रोड्यूस अ फील्ड ऑफ 9 × 10 पावर, मतलब एक इनफाइनाइटली लाइन चार्ज है जो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है 9 × 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम एंड डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो बेटा इसमें हमें ई दिया हुआ है कितना 9 × 10 पावर 4 और हमें क्या दी हुई है, रेडियस दी है आर 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बनाए 2 × 10 पावर, और हमें निकालना क्या बेटा, लेमडा निकालना है। तो अब ई का फार्मूला क्या था, देखो ई का फार्मूला था लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ई दिया है आर दिया तो लेमडा निकालें तो क्या करेंगे बेटा, ई इक्वल टू लगाएंगे लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लेमडा कितना हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू ई हो जाएगा। अब देखो बेटा जो अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता तो 9 × 10 पावर 9, वहाँ से इसको अरेंज किया तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/9 × 10 पावर 9 इंटू 2, रेडियस कितनी है 2 × 10 पावर -2 मीटर में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी, ये वैल्यू यहाँ पुट कर लिया बेटा, तो लेमडा की वैल्यू कितनी निकल आई 10 की पावर -7 कूलम पर मीटर। सिंपल, ये याद कर लीजिएगा आप फार्मूला कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है उससे आर डिस्टेंस पे एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जाए तो क्या फार्मूला निकलता है, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये बेटा एनसीईआरटी में एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको करो। और नीट में भी इस पे क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, जेईई मेंस और एडवांस में भी पूछे गए हैं, उसका क्वेश्चन हम आपको सीट में भेजेंगे। तो ये फार्मूला आप बेटा लर्न कर लीजिए। एक क्वेश्चन और हमने किया, क्या किया है देखिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको। देखिए ये है अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है, कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा, मतलब एक वायर है लॉन्ग वायर है बेटा, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है लेमडा कूलम पर मीटर। देखो कितना लिखा लेमडा, एन इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज कितना -c और मास कितना m, रिवॉल्व अराउंड इन अ सर्कल, मतलब इसके अलॉन्ग क्या कर रहा है बेटा, रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व मतलब घूम रहा है सर्कुलर पाथ पे, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसका चार्ज डेंसिटी बेटा लेमडा कूलम, इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश -c है और मास m है, रिवॉल्व कर रहा है। तो कह रहा भैया इसकी वेलोसिटी बताओ कि किस वेलोसिटी से रिवॉल्व करे। अब बताओ बेटा ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इससे r डिस्टेंस पे, ये देखो r डिस्टेंस दिखाई गई, जो इसकी रेडियस होगी वही r, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर होगा E,
और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा, अभी हमने आपको बताया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है लेमडा अपॉन, देखो यहाँ पे वायर के थ्रू कितना है बेटा, वायर के थ्रू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इधर की तरफ होगा ई, और उसकी वैल्यू कितनी होगी लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है बेटा, और हमने पहले भी पढ़ा रखा कि जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा, कितना लगेगा Q इंटू ई, तो उसका चार्ज कितना है E, तो E इंटू ई। अब इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा Q इंटू ई, और Q चार्ज कितना E, तो E इंटू ई, और E की वैल्यू कितनी है लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ई की ये तो वैल्यू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी, और चार्ज कितना ई, तो फोर्स कितना लगा Fe इस पे लग रहा है ई लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और किधर की ओर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बाहर है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, अंदर की ओर, और कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ये देखिए आप इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा ई लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर बनेगा, इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उस पर फोर्स लगेगा कितना ई इंटू ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा बेटा, अंदर की ओर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। तो ई लेमडा इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल आया ई लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये सर्कल पे घूम रहा ना इलेक्ट्रॉन, तो सर्कल पे जब घूमता है तो उसको अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यही जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो उसका मास m और इसकी वेलोसिटी v मान लें, तो वही तो उसको क्या देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देगा। तो वही उसको क्या देगा बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्र बल देगा। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ई लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, देखो तभी लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्र बल मिलेगा Fc। तो इसीलिए लिखा है बेटा ई लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और वो किसके बराबर किया, mv²/r, यही आपका अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट किया तो ये मल्टीप्लाई किया m अपॉन में आया, तो ई लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m। ये बेटा SC वर्मा में आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिले गाउस लॉ में मिलेगा, उस क्वेश्चन को करिएगा। वेलोसिटी निकाला है उसने और उसमें काइनेटिक एनर्जी भी पूछी थी, तो अगर बेटा वेलोसिटी आ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी लगा लोगे, हाफ mv²। आज की बेटा क्लास कंप्लीट हो गई है, इसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा, आप लोग अच्छे से इसकी पढ़ाई करिएगा, हर क्वेश्चन को आप समझिएगा। जो भी ना आ रहा हो आपको वो हमें व्हाट्सअप करके पूछिए, कॉल करके पूछिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम आपको भेज देंगे। आज की क्लास कंप्लीट हो गई। थैंक यू बेटा, थैंक यू।